स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेकबोर्ड के दोस्तों क्लास 10th के सभी विद्यार्थी के लिए दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 10th का सोशल साइंस, हिंदी में कहें तो सामाजिक विज्ञान का वीकली टेस्ट क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। इसलिए दोस्तों आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और जितना भी दोस्तों उनको जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर यदि दोस्तों आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देर के हम लोग वीडियो का स्टार्ट करते हैं। और सोशल साइंस में भी आपका 10 MCQ प्रश्न के साथ साथ 6 गो सब्जेक्टिव प्रश्न रहने वाला है। तो बिना देरी के क्लास 10 सोशल साइंस का वीकली टेस्ट के लिए पहला प्रश्न को देखते हैं। और पहला प्रश्न क्या कहता है, तो पहला प्रश्न कहता है और उससे पहले एक और चीज कहता है कि ये जो पहला प्रश्न है ये सेक्शन ए में आएगा, यानी कि सेक्शन ए में जितना भी प्रश्न है 2 अंक का रहेगा और 10 गो रहता है, तो टोटल हो गया 20 नंबर का और सारा का सारा MCQ क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए तो पहला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया है, द्वितीय विश्व युद्ध कितने वर्ष तक चला? क्या आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था? नहीं पता है, जान लीजिए, बोर्ड एग्जाम के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए दूसरा विश्व युद्ध दोस्तों 1939 से, ठीक है 1900 यानी कि 1939 से दोस्तों आपका 1945 तक चला, यानी कि 1945 तक चला। 1939 से 1945 में अगर आप जोड़िएगा तो टोटल दोस्तों अगर हम लोग 1945 1939 को घटाते तो ये 6 वर्ष निकलता है, यानी कि दूसरा विश्व युद्ध दोस्तों आपका कितना वर्ष तक चला? तो 6 वर्ष तक। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और पहला विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? सभी विद्यार्थी का कमेंट नीचे कमेंट में आना चाहिए, ठीक है, सभी का जो इस वीडियो को देख रहा। चलिए दूसरा प्रश्न दोस्तों पूछा गया है, विश्व का सबसे बड़ा शेयर बाजार कहाँ है? बहुत ही बड़ा दोस्तों शेयर बाजार, जहां हर एक चीज हर एक देश से दोस्तों क्या होता है, शेयर होता है बाजार, यानी कि माल उत्पादक। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा शेयर बाजार दोस्तों अमेरिका में। कहाँ है? अमेरिका में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 का राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट 3 नंबर दोस्तों पूछा गया है, 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी किस देश में फैल गई? आखिर के रिंडरपेस्ट क्या होता है? तो रिंडरपेस्ट दोस्तों आपका पशु रोग बीमारी है, ठीक है, ये जंतु में पाया जाता है रिंडरपेस्ट। ठीक है, चलिए तो 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी कौन से देश में फैला? तो ये अफ्रीका देश में फैला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3 का राइट आंसर। चलिए आगे 4 नंबर दोस्तों बोला गया है कि ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया, यानी कि आयोजित हुआ? तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन दोस्तों आपका जो है 1944 यानी कि 1944 में क्या हुआ? तो आयोजित हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 4 का राइट आंसर। 5 नंबर दोस्तों बोलता है, आलू अकाल किस देश में हुआ? आलू अकाल यानी कि आलू पे पूरा अकाल हो गया, एको आलू नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो आलू अकाल दोस्तों कौन से देश में हुआ? तो याद रखिएगा, आ से आलू और आ से आयरलैंड। ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा आयरलैंड में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। चलिए अब दोस्तों 6 नंबर बोलता है, आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई? आर्थिक महामंदी की शुरुआत दोस्तों कब हुआ था? तो 1929 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और लागू हुआ था 1930 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1929 क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए अब दोस्तों 7 नंबर बोलता है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो गिरमिटिया मजदूर दोस्तों जो है कि लोगों को क्या होता था, रोजगार देते थे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर 7 हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी क्षेत्र। ठीक है, चलिए गिरमिटिया मजदूर कहाँ से, किस बिहार से किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो पश्चिमी क्षेत्र से, ऑप्शन नंबर सी से। चलिए 8 नंबर दोस्तों बोलता है, होशो मेले का आयोजन कहाँ किया जाता था? ठीक है, होशो मेले का जो आयोजन है ये कहाँ किया जाता था? तो त्रिनिदाद में। ठीक है, त्रिनिदाद, ध्यान से सुन लीजिएगा, त्रिनिदाद, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब दोस्तों 9 नंबर कहता है
निम्न में से कौन कौन से देश मित्र राष्ट्र बने? तो मित्र राष्ट्र कौन कौन से देश था दोस्तों? तो ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, ये तीनों आपका जो है ब्रिटेन क्या है, तो ये मित्र राष्ट्र है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों, जो कि ऑब्जेक्टिव का सेक्शन ए का लास्ट प्रश्न है, और जो अभी तक दोस्तों चैनल पर पहली बार आया था, सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों कर लीजिएगा, और वीडियो को दोस्तों लाइक नहीं किए वो भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो 10 नंबर कहता है दोस्तों, कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? तो कॉर्न लॉ दोस्तों कौन से देश में पारित किया गया? कॉर्न मतलब मक्का, ठीक है, CORN, इंग्लिश शब्द दिया गया कॉर्न। कॉर्न मतलब होता मक्का, मक्का मतलब होता मक्का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कॉर्न जो आपका है, कॉर्न कानून किस देश में पारित किया गया था? तब ब्रिटेन में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अब दोस्तों सेक्शन बी हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं, और सेक्शन बी में 11 और 12 जो दो प्रश्न है, ये आपका 2-2 नंबर का रहेगा। 4 नंबर का वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में गिनती आता है। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 11 कहता है, वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, ये क्या चीज है? तो चलिए उत्तर में देखते क्या क्या लिखा है। वैश्वीकरण का अर्थ अपनी अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था से सामंजस्य स्थापित करना तथा किसी वस्तु, सेवा, विचार, पद्धति, पूंजी, बौद्धिक संपदा अथवा सिद्धांत को विश्वव्यापी करना, और विश्व के प्रत्येक देश का अन्य देशों के साथ अप्रतिबंधित क्या है आदान प्रदान करना। देखिए हम सिंपल भाषा में दोस्तों आपको समझाएंगे, क्योंकि अगर आप इस प्रश्न को समझ के जाएंगे तो एग्जाम में अच्छी तरह से लिख के आएंगे। ठीक है, देखिए वैश्वीकरण दोस्तों एक प्रकार का इसको हम लोग दोस्तों कैसे कह सकते हैं कि वैश्वीकरण का अर्थ होता है, क्या होता है, तो विभिन्न देशों से वस्तुओं का आदान प्रदान करना, यानी कि बड़ा दोस्तों अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर वस्तुओं का आदान प्रदान करा, दो देशों के मध्य वस्तुओं का आदान प्रदान करा। तो वैश्वीकरण का अर्थ होता है विभिन्न देशों से वस्तुओं का आदान प्रदान करना। अगर इतना भी लिख देते तो 2 में 2 आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है, तो विभिन्न देशों से वस्तुओं का आदान प्रदान करना। ठीक है, चलिए 11 का हो जाएगा इस प्रकार से उत्तर। 12वां नंबर दोस्तों बोलता है G77 से क्या है? ठीक है, क्या तात्पर्य क्या है? G77 से क्या तात्पर्य है? तो 50 और 60 के दशक में विकासशील देशों को पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था की तेजी प्रगति से कोई लाभ नहीं मिला, इसलिए उन्होंने अपना एक नया समूह बनाया जो G77 के नाम से प्रसिद्ध हुआ। देखिए जो देश में दोस्तों क्या हुआ, जो क्या लाभ उसको नहीं मिला, यानी कि कोई सा भी इकोनॉमिक्स हम लोग बोले, यानी कि अर्थव्यवस्था, उसके अर्थव्यवस्था से किसी भी प्रकार का उसको लाभ नहीं मिला, तो वो एक कानून बनाई जिसका नाम था G77, यही नाम लिखिएगा। ठीक है, चलिए आगे सेक्शन सी दोस्तों आपका है ये 13 और 14 प्रश्न सेक्शन सी में आता है, जो कि 2 गुना 3 यानी कि 3 नंबर का, तो 6 नंबर रहेगा, तो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में गिनती आएगा। देखिए आगे गिरमिटिया मजदूर। ठीक है, गिरमिटिया मजदूर से क्या समझते हैं, आखिर क्या होता है गिरमिटिया मजदूर? उत्तर में लिखिएगा, औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत सारे लोगों को काम करने के लिए दूसरे देशों में ले जाया जाता था। उन्हें एक एग्रीमेंट के तहत ले जाया जाता था। बाद में इसी एग्रीमेंट को यह मजदूर गिरमिट कहने लगे, और जिससे आगे चलकर इन मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहने लगा। देखिए ध्यान से सुन लीजिएगा, फिर से कह रहे समझ के जाइएगा, तो अपने आप उत्तर को लिख के आइएगा। औपनिवेशिक शासन अगर हम लोग देखें तो इसमें दोस्तों बहुत सारे लोगों को काम नहीं मिलता था। ठीक है, अब काम नहीं मिलता तो काम के तलाश में इधर से उधर जाना पड़ता था। तो यहाँ पर दोस्तों सारे लोग जो है क्या काम करने के लिए दूसरे देश में जाते थे, दूसरे देश में ले जाए जाते थे। ठीक है, और इसमें एक एग्रीमेंट साइन होता है, कुछ पेपर, और इसी को दोस्तों हम लोग क्या कहा गया है, तो गिरमिटिया मजदूर, जो कि एक से दूसरे देश में जाके काम करते थे, गिरमिटिया मजदूर कहलाते थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि रिंडरपेस्ट क्या है। अभी हम आपको बताएं रिंडरपेस्ट पशु रोग है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है, रिंडरपेस्ट पशुओं में होने वाली एक खतरनाक बीमारी है जो 1890 के दशक में पूरे अफ्रीका में महाद्वीपों में फैल गई। और हम आपको अभी बताएं कि 1890 में रिंडरपेस्ट कौन से देश में फैला, तो अफ्रीका देश में, और ये पूरा महाद्वीप में भी फैल गया, जिससे अफ्रीका में हजारों पशुओं की मौत हो गई
और वहाँ के लोगों की आजीविका पर गहरा प्रभाव पड़ा। क्योंकि जो आप समझ सकते हैं जिनका आर्थिक स्थिति पशुओं से चलता है, गाय भैंस से, अगर वहां पर पशु की दर्दनाक मौत हो तो वहां पर क्या होगा, तो उसका जो आजीविका पर यानी कि जो दिनचर्या पर क्या होगा, तो गहरा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार से उत्तर को लिखेगा। सेक्शन डी में हम लोग चलते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जितना भी 16, 15, 16 दो प्रश्न है, ये 5-5 नंबर का, तो 5 गुना 10, 5 गुना 2 कितना हो जाएगा, 10 नंबर का। तो लॉन्ग आंसर में आता है तो कुछ तो लंबा लिखने पड़ेगा। कहता है कि खाद्य उपलब्धता पर तकनीकी के प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास से 2 उदाहरण दीजिए। खाद्य उपलब्धता क्या होता है, खाने पीने का सामान को दोस्तों आप किस तरह से मतलब ज्यादा दिन तक बचाए रख सकते हैं, इस पर तकनीक का आपको बताना है। तकनीक मतलब हम लोग फ्रिज में रख सकते हैं, कैसे कैसे आप रख सकते हैं, इतिहास से 2 उदाहरण देना। ठीक है, हिस्ट्री से। चलिए तो उत्तर में लिखते हैं क्या, 1890 तक वैश्विक अर्थव्यवस्था सामने आ चुकी थी। इससे तकनीकी में भी काफी बदलाव आ चुका था। खाद्य उपलब्धता पर भी तकनीकी का प्रभाव पड़ने लगा, जो कि इस प्रकार है। पहला, रेल का विकास। अब भोजन किसी आसपास के गांव पाने, ठीक है, गांव करने से नहीं बल्कि हजारों मील दूर तक आने लगा था। देखिए यहाँ पर दोस्तों सिंपल भाषा में समझे कि रेल का जो विकास में भोजन जो है आसपास के गांव से जो है क्या, आसपास के गांव में करने से नहीं बल्कि हजारों मील दूर आने से लगा था। खाद्य उपलब्धता 1000 से दूसरे एक जगह से, ठीक है, दूसरी जगह पहुंचाने के रेलवे का इस्तेमाल किया जाने लगा। मतलब कि हम लोग यहाँ से देखें तो खाद्य उपलब्धता के बारे में रेलवे के दौरान दोस्तों, क्योंकि अगर जो चल के जाता है, गांव के जो लोग हैं एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो चल के, और चल के जाएंगे तो खाद्य वाला जो उपलब्धता बचेगा, खाने पीने का सामान, वो खराब हो जाएगा। लेकिन ट्रेन से ये फास्ट होता है, तो ट्रेन आपका खाद्य उपलब्धता को बचाएगा और आपको आसानी से मिल जाएगा। बड़े आकार के जल पोतों द्वारा अब खाद्य उपलब्धता को दूर दूर के बाजार उसमें कम लागत और आसानी से पहुंचाना आसान हो गया। ठीक है, दूसरा पॉइंट में लिख दीजिएगा, रेफ्रिजरेटर यानी कि आपका फ्रिज की तकनीकी युक्त जहाजों के कारण अब अमेरिका से यूरोप भेजी जाने वाली चीजों को जल्दी खराब होते थे, जैसे फल हो गया, दूध, मांस आदि को लंबी यात्रा में ले जाया जाना आसान हो चुका है। जो पहले दोस्तों फल, दूध, मांस हो गया, ये सब बहुत जल्दी खराब हो जाता, लेकिन अब रेफ्रिजरेटर के कारण यानी कि फ्रिज के कारण इनको आसान हो गया ले जाना। और यूरोप से चलने वाले हर एक सामान है जो कि हर एक देश में पहुंचाए जाते हैं। इससे न केवल समुद्री यात्रा में आने वाला खर्चा कम हुआ, बल्कि यूरोप में मांस के दाम गिर गए और वहां के लोगों को एक अच्छी खुराक मिलने लगी। ठीक है, इससे काम भी हुआ। ठीक है, चलिए 16 नंबर दोस्तों पूछा है, कॉर्न लॉ के समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश सरकार के प्रभाव की व्याख्या करते हुए संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। कॉर्न लॉ हम अभी आपको बताएं कि कॉर्न लॉ क्या है, तो मक्का पर क्या है, तो मक्का पर रोक लगाना, यानी कि मक्का पर रोक लगाना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए उत्तर में लिखा, ब्रिटिश संसद ने 19वीं शताब्दी में जो कानून अपने भूस्वामियों के हितों की रक्षा के लिए पास किए उन्हें कॉर्न लॉ कहते हैं। और इस कानून के द्वारा विदेशियों से आने वाले मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी गई। ठीक है, हम अभी आपको बताएं कि 19वीं शताब्दी में जो आपका ब्रिटेन में दोस्तों ये हुआ था। ठीक है, ब्रिटिश में, तो ब्रिटेन में जो आपका कॉर्न पे क्या हुआ, तो रोक लगा दिया गया और परिणाम स्वरूप जब खाद्य पदार्थों की ऊंची कीमत से परेशानी लोगों ने हाहाकार मचा दी, तो ब्रिटिश सरकार ने कॉर्न लॉ को फौरन समाप्त कर दिया। पूरा कॉर्न लॉ हट गया। आप देखिए क्या हुआ, तो इस कानून को हटने से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़े। पहला, खाद्य सामग्री सस्ती हो गई, जिससे साधारण और गरीबी जनता खूब लाभ कर रहा था। और दूसरा, जब खाद्य पदार्थ जो सस्ते दामों में ब्रिटेन आने लगे तो वहां के भूस्वामी बर्बाद हो गए। तो इस प्रकार से उत्तर को लिखिएगा। दोस्तों आपका आज का ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइएगा। जरूर सीखने को कुछ ना कुछ मिला तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।